This is lecture number 23rd of GOC second, and in this lecture we will complete elimination reaction, and then we will start with electrophilic substitution reaction in aromatic compounds. ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ. सो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. तो उसमें आपने यहाँ पे दो OH लगा करके और एसिडिक मीडियम में आपने हीट किया था, तो वाटर एलिमिनेट किया था और आपके पास ये कंपाउंड देखने को मिल रहा था, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. हमने क्या किया है, एक OH के जगह पे एक NH2 ले लिया है और रीएजेंट जो हमने यूज किया है वो है NaNO2 साथ में HCl और NaNO2 H2SO4. तो सेम प्रोडक्ट आपके पास बनेगा. तो ये भी आप याद रखिएगा कि OH के जगह पे NH2 लगाने से सेम प्रोडक्ट बनता है. अब हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन. यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जब आप बेसिकली एक फिशर प्रोजेक्शन बनाते थे तो आपको पता है ये जो लाइन है, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट. now for example if the eliminating group is in opposite direction on the horizontal line, then what we will do is that the group attached on the vertical line we will basically arrange the group present on vertical line on the same side. अब इसका क्या मतलब है कि जैसे देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एलिमिनेटिंग ग्रुप होंगे वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये है Br और Br, H और यहाँ पे है Me और Me. पहले तो आप रीएजेंट पहचानिए, Ag के साथ में हीट है या आपको जिंक के साथ में हीट दिया हुआ दिख सकता है या NaI सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन. तो आपको पता है यहाँ पे क्या करवाना है, एंटी एलिमिनेशन करवाना है Br2 का. अच्छा अब ध्यान से सुनिए, ये ट्रिक है. अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एलिमिनेटिंग ग्रुप है, एलिमिनेटिंग ग्रुप कौन सा है, Br2, वो ऑपोजिट साइड में है, तो जो वर्टिकल लाइन पे आपका ग्रुप है उसको हम सेम साइड में ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे Me. तो ये आपका बन गया सिस 2 ब्यूटीन. ऐसे प्रोडक्ट बनाना है. लेकिन क्या हो कि अगर आपका एलिमिनेटिंग ग्रुप सेम साइड में है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तब आपको ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि Me को अपोजिट साइड में अटैच करना है. अभी हम इसके बारे में बात भी कर लेते हैं. अब आप देखिए ये जो कंपाउंड है इसमें आपको सिमेट्री नहीं दिख रहा है, यानी कि ये कायरल कंपाउंड है और आपको पता है कायरल कंपाउंड को D या L कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस कंपाउंड का नाम आपको लिख के दे देगा और फिर आपको रीएजेंट देगा और आपसे पूछेगा प्रोडक्ट सिस या ट्रांस होगा. तो आपको नाम देख के भी पता चलना चाहिए कि कंपाउंड कायरल है. मतलब कायरल कहने का मतलब कि उसमें सिमेट्री नहीं है, और सिमेट्री कब नहीं होगा, जब Br अपोजिट होंगे. और जैसे ही Br अपोजिट हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो जो वर्टिकल लाइन पे CH3 है यानी कि Me, उसको हम सेम साइड में बना देंगे. डन. तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि कायरल है तो D या L लिख सकते हैं, हम D लिख रहे हैं, तो D2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन, इसका ये नाम है 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन. तो ये कायरल पता चल गया. और कायरल मतलब सिमेट्री नहीं है. फिशर प्रोजेक्शन में सिमेट्री नहीं होता तो कायरल बताते हैं, और सिमेट्री नहीं है मतलब Br अपोजिट है. और जैसे Br अपोजिट है तो जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप है उसको हम सेम साइड में बना देंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पे है Me और ये HBr एंड HBr. अब देखिए पहले तो रीएजेंट पहचानिए, जिंक के साथ में हीट दिया है या Ag के साथ में हीट दे सकता है या NaI एसीटोन. तो आपको क्या करना है, Br2 बाहर निकालना है. अच्छा तो एलिमिनेटिंग ग्रुप है Br और दोनों सेम साइड में है हॉरिजॉन्टल लाइन पे. तो तब क्या करना है, जो वर्टिकल लाइन पे Me है उसको ट्रांस में अरेंज कर देना है. तो ट्रांस में ऐसे अरेंज कर दीजिएगा आप
एल्कीन बनाना है Br2 हटा करके, तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन। बस आपको यही याद रखना है। एक याद रख लीजिएगा कि नाम दे करके भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ये आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें देखिए फिशर प्रोजेक्शन गिवन है, आपको लिख के दे देगा। देखिए इसमें सिंस सिमेट्री प्रेजेंस है, इस कंपाउंड का नाम होगा मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। जिंक हीट के साथ किए हैं तो ब्रोमीन, एलिमिनेटिंग ग्रुप सेम साइड में है तो ट्रांस प्रोडक्ट बना देंगे। आपको यहां से नहीं देगा, आपको यहां से भी दे सकता है। तो पहले आप इस 100 हॉर्स को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करिएगा और फिर आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि जो ग्रुप है उसको हम उल्टा करके, जो ये फ्रंट कार्बन है इसको ऐसे उल्टा कर देते हैं, तो ये CH3 ऊपर जाएगा, H और Br नीचे जाएगा, तो हम फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास है MEHPH HBr और आपने लिया है एल्कोहलिक QH और साथ में हीट। तो आपको पता है एल्कोहलिक QH, पहले आप रीएजेंट पहचानिएगा। एल्कोहलिक QH साथ में हीट, HBr बाहर करेगा। अब जो एलिमिनेटिंग ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऑपोजिट साइड में है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल ग्रुप है उसको आप सेम साइड में बनाइएगा, यानी सिस प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपके पास एल्कोहलिक QH है और साथ में हीट है, तो HBr निकालना है, यानी कि अब की बार जो एलिमिनेटिंग ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम साइड में है, तो क्या करना है कि वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप है उसको ट्रांस में बना देंगे। तो ये देखिए ट्रांस में बन गया, वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप था उसको अपोजिट अरेंज कर दिए, तो ये हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया एलिमिनेशन का। तो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या वो की पॉइंट है जिसको हम यूज करके क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि कब सब्स्टिट्यूशन यूज करना है एंड कब एलिमिनेशन यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, because if you will understand and if you will learn the difference or the key point between the substitution and elimination reaction, then you will find that the question you're going to solve will become very easy. So let's discuss the basically the what is the key point between substitution and elimination. तो अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो आपको पता है SN2 कौन देता है 1 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री तो SN2 देता ही नहीं है। आपको पता है SN1 कौन देता है 3 डिग्री RX, यानी अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री का, ये ऑर्डर होता है। E2 और E1 देखिए सब में E2 और E1 दोनों में 3 डिग्री ज़्यादा प्रेफरेंस देता है E2 और E1 देना, तो ये ऑर्डर याद रख लीजिएगा। सो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में दिख गया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अच्छा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिखा या 2 डिग्री दिखा या 3 डिग्री दिखा, तो हम सोच रहे हैं कि कब SN2 या E2 करवाना है और कब SN1 और E1 करवाना है। तो ध्यान से सुनिए, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपको पता है मेनली SN2 रिएक्शन देगा मेनली, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आप सिर्फ SN2 सोचिएगा। अच्छा अब सुनिए E2 कब सोचिएगा, E2 अब कब सोचिएगा, when स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड और स्टेरिकली हिंडर्ड बेस यानी टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज प्रेजेंट। अगर स्टेरिकली हिंडल अल्काइल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो भी स्टेरिकली हिंडर्ड प्रेजेंट है, या जो आपके पास बेस है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, तब आप E2 एलिमिनेशन यूज करिएगा 1 डिग्री RX में। और SN1 और E1 की बात करते हैं तो 1 डिग्री RX में ना तो SN1 होगा ना E1 होगा। अब बात करिए 2 डिग्री RX यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के। आपको पता है इसमें SN2 और E2 दोनों होगा क्योंकि 2 डिग्री RX है, और इसमें SN1 और E1 भी दोनों होगा। अब बात करते हैं कब लगाना है। देखिए E2 कब आप करवाइएगा, एक तो 1 डिग्री RX में E2 कब करवाइएगा, जब आपके पास 1 डिग्री RX हो पर वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो। दूसरा पॉइंट कि जो आप बेस ले रहे हैं वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, तब आप 1 डिग्री RX में E2 लगाइएगा। 2 डिग्री RX में देखिए E2 कब लगाइएगा, एक तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो, मैंने आपसे डिस्कस किया था
कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव एंड CH3 नेगेटिव। दूसरा आपके पास बल्की बेस हो और तीसरा हाई टेम्परेचर गिवन हो, तब आप E2 यूज करिएगा 2 डिग्री RX में। अच्छा, SN2 कब यूज करेंगे? हाँ, जब आपके पास वीक बेस गिवन हो, जैसे कि ये बेस जो है ये वीक बेस है, या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट गिवन हो, एग्जाम्पल आपको याद होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का, तब आप 2 डिग्री RX में SN2 यूज करिएगा। अच्छा, SN1 या E1 कब यूज करेंगे? जब आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन हो, जैसे कि H2O ROH, तब आप SN1 यूज करिएगा। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O और ROH और साथ में आपको हीट दे दे, तब आप E1 मैकेनिज्म यूज करिएगा 2 डिग्री RX में। अब बात कर लेते हैं 3 डिग्री RX में, यानी टर्शरी एल्काइल हैलाइड में। आपको पता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड में SN2 तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ E2 होगा। 3 डिग्री RX में सिर्फ E2 होगा। E2 3 डिग्री RX में होता है, E2 3 डिग्री RX में होता है, SN2 3 डिग्री RX में होता ही नहीं, तो 3 डिग्री RX में SN2 नहीं होगा, सिर्फ E2 होगा। अच्छा, SN1 और E1 हो सकता है कब? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो H2O या ROH, तो SN1 करवाएंगे, और अगेन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O या ROH हो और साथ में हीट हो, तब आप E1 करवाइएगा। ठीक है, तो आइए इस टेबल के ऊपर अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है CH3 CH2 CH2 Br और यहाँ बेस लिया है CH3O नेगेटिव। क्या आपको ये 1 डिग्री RX दिख रहा है? बिल्कुल साहब 1 डिग्री RX दिख रहा है। और जैसे ही आपको 1 डिग्री RX दिखा, तो आप मेनली SN2 के बारे में सोचिएगा। इसमें ना तो SN1 होगा ना E1 होगा, नो SN1 E1। और E2 के बारे में कब सोचिएगा? जब स्टेरिकली हिंडर एल्काइल हैलाइड हो, पर स्टेरिकली हिंडर तो नहीं है, या स्टेरिकली हिंडर बेस हो, बेस भी स्टेरिकली हिंडर नहीं है, तो आप मेनली यहाँ SN2 सोचिएगा। SN2 सोचने के साथ आप क्या करिएगा? Br निकालिएगा और ये पूरा ग्रुप जाकर के उससे अटैच कर दीजिएगा, आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा जो हम पढ़ के आए हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपके पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और बल्कि भी नहीं है, स्टेरिकली हिंडर्ड भी नहीं है, और अब आपके पास जो बेस है वो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, यानी कि दिस इज अ स्टेरिकली हिंडर्ड बेस। और जैसे ही 1 डिग्री RX पे आप स्टेरिकली हिंडर्ड बेस यूज करते हैं, तो आप E2 मैकेनिज्म यूज करिएगा। तो करना क्या है? एल्कीन बनाना है। एल्कीन बनाने के लिए क्या करिएगा? जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच उसको अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से ब्रोमीन, एल्कीन बन गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये आपके पास 1 डिग्री RX है, ध्यान से देखिए 1 डिग्री RX, जिससे ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन से ही अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री RX है। लेकिन ये स्टेरिकली हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड है और आपके पास बेस ये है। तो जैसे ही आपके पास 1 डिग्री RX है, तो E2 कब करवाएंगे? जब स्टेरिकली हिंडर्ड बेस होगा, तो यहाँ E2 मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ से जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच उसको अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से ब्रोमीन निकालेंगे, तो आपके पास एक तो ये एल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और एक आप SN2 अगर करवा दीजिएगा तो ब्रोमीन हटा करके ये पूरा ग्रुप अटैच करिएगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को एक दूसरे लेवल पे लेके जाते हैं और हम अलग अलग 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 3 डिग्री RX में अलग अलग रीएजेंट को यूज करके हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कब SN2 होगा और कब E2 होगा। तो आपके पास देखिए ये है ब्रोमीन, ठीक है, तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है आपके पास, यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, ठीक। सॉरी, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है क्योंकि ब्रोमीन उस कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच है, तो हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में अभी हम बात करके आ चुके हैं कि कब SN2 होगा, कब E2 होगा। अब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में बात करते हैं। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में पहला हम ले रहे हैं CH3O। CH3O नेगेटिव को क्या आप RO नेगेटिव बोल सकते हैं? एल्काइल और O नेगेटिव, तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और स्ट्रॉन्ग बेस। आइए साहब, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 E2 दोनों दे सकता है। E2 कब करवाइएगा? जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो। स्ट्रॉन्ग बेस में OR नेगेटिव और यहाँ पे आपको दिया है CH3O नेगेटिव, तो क्या करवाइएगा? जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस आया तो आप E2 मैकेनिज्म फॉलो करिएगा,
एल्कीन बनाना है, एल्कीन बन गया। अगेन देखिए NH2 नेगेटिव, अगेन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही आया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, स्ट्रॉन्ग बेस जैसा ही आया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, E2 करवाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। अगेन OH नेगेटिव। अब देखिए ये OH जो है एक वीक बेस है, OH एक वीक बेस है, पर साथ में आपको टेम्परेचर गिवन है। तो देखिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में E2 कब करवाएंगे, जब हाई टेम्परेचर गिवन है। तो हाई टेम्परेचर गिवन है, अगेन यहाँ E2 करवाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अब ले रहे हैं OH नेगेटिव, सिर्फ OH नेगेटिव, नो हीट। तो अब ध्यान से देखिए SN2 कब करवाना है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, जब वीक बेस है। तो OH नेगेटिव एक वीक बेस है, SN2 करवाएंगे। SN2 में क्या होगा, Br को डायरेक्ट निकालिए, OH अटैच कर दीजिए, तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। सिमिलरली ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वीक बॉन्ड, वीक बेस है, SN2 देगा, तो Br हटाइए, ये डायरेक्ट अटैच कर दीजिए, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये वाला। आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया, ये पूरा ग्रुप Br को हटा करके अटैच कर जाएगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में when to apply E2 mechanism, SN2 और SN1 और E1. So let's discuss, let's first revise, right? तो ये आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। आपको पता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 तो कभी नहीं होगा, हो सकता है तो E2 होगा, और SN1 और E1 होना है। SN1 कब करवाइएगा, जब आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, H2O और ROH। E1 कब करवाइएगा, जब आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, H2O या ROH और साथ में हीट गिवन है, तब आप E1 करवाइएगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और पहला है आपके पास H2O। क्या H2O एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? बिल्कुल है। तो जैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आया और हीट नहीं गिवन है, तब आप SN1 के बारे में सोचिएगा। SN1 के बारे में सोच करने आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, ब्रोमीन हटा करके फिर OH लगा देना है, आपके पास अल्कोहल बनेगा। अगेन देखिए CH3OH, ये भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, हीट नहीं गिवन है, SN1 करवाएंगे, तो क्या करवाना है, SN1 करवा करके ब्रोमीन हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, यहाँ से HBr निकलेगा, O नेगेटिव डायरेक्ट CH3O नेगेटिव इससे अटैच करके आपके पास ईथर बन जाएगा। अब आप सुनिए, OR नेगेटिव, OH नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CN नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। OR, OH नेगेटिव, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, तब आप यहाँ पे क्या सोचिएगा, E2 सोचिएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, और आपके पास एल्कीन बनेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है इसमें। क्वेश्चन देखिए आपके पास है, कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप CH2Br, यानी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो है, पर ये स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड है, इसको बुलाते हैं नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो जैसे ही स्टेरिकली हिंडर्ड हुआ, तो आप SN2 के बारे में सोच ही नहीं सकते। फिर आप सोचिए E2 के बारे में, और आप E2 के बारे में सोचिएगा तो जिस कार्बन से ब्रोमीन उसको अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा। E2 में क्या करते थे, बीटा से हाइड्रोजन निकालते थे, अल्फा से हाइड्रोजन निकालते थे, पर बीटा पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसलिए हम E2 भी नहीं सोचेंगे। E2 क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है। अब हम सोचते हैं SN1 और E1। देखिए यहाँ पे SN1 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है आपके पास CH3O नेगेटिव, ये तो RO नेगेटिव जैसा दिख रहा है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेस अगर है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही आपके पास आया, तब आप क्या करिएगा, E1 मैकेनिज्म फॉलो करिएगा। E1 मैकेनिज्म फॉलो करिएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन E1 रिएक्शन। तो यहाँ SN1 भी नहीं होगा, E1 करवाएंगे। E1 करवाने से क्या होगा, आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, तो ब्रोमीन निकाल करके कार्बोकेटाइन बनाइए, तो ये कार्बोकेटाइन बना। फिर आप मिथाइल शिफ्ट करवाइएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है। मिथाइल शिफ्ट करवाया, कार्बोकेटाइन को यहाँ लेके आए, फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से H+ निकाल देना है, और आपके पास एल्कीन बनेगा। सो E1 मैकेनिज्म से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, जो AIPMT 2015 में आया था।
ये है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये कंपाउंड आपको बनाना है और ये कंपाउंड आपको बोला है कि इन 4 ऑप्शन में से किसको हम हीट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में ताकि ये आपको कंपाउंड बने। तो देखिए हम 4th वाले एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे इसको एसिडिक मीडियम में हीट करिएगा तो ये बनेगा। सो आपके पास है कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप और CH डबल बॉन्ड CH2। एसिडिक मीडियम में आप हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा और ये इसके ऊपर जो लोन पेयर आएगा वो H+ को अटैक करेगा और H+ को जैसे ही अटैक करेगा, अब यहाँ कार्बोकेटाइन बना क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था और यहाँ ये हाइड्रोजन अटैच कर जाएगा तो CH3 बन गया। फिर ये कार्बोकेटाइन जैसे ही बना तो आप रीअरेंजमेंट सोचिएगा। रीअरेंजमेंट सोचने के लिए यहाँ लेस स्टेबल है क्योंकि 3 अल्फा H है तो यहाँ आप मिथाइल शिफ्ट करवाइएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा। अब क्या करिएगा, आप हीट कर दीजिएगा और जैसे ही आप हीट करिएगा तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसे बना लीजिए, ये H+ इधर गया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, आपके पास 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन बन गया। तो 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन किससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। डन। एंड नाउ we have completed elimination reaction and now we will start with electrophilic substitution reaction in aromatic compounds। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? डेफिनेटली बेंजीन and its derivatives are called as aromatic compounds. So for example, we have an aromatic compound as benzene, and this benzene is being introduced with an electrophile. So what will happen is that the hydrogen from here will be replaced with this electrophile and you will get the electrophilic substitution reaction. And now we will talk about the mechanism of this reaction. Actually क्या होगा, ये आपके पास बेंजीन है और बेंजीन आपको पता है एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो एक जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो अगर आप इस न्यूक्लियोफाइल पे कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल और उस पर और इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा तो वो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। आगे हम रेट के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल था, तो ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अप्रोच किया, तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अप्रोच किया तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल को गया, न्यूक्लियोफाइल बाहर चला गया। RDS स्टेप में आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना और यहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल लग गया। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको बुलाते हैं अरेनियम कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और प्यार से आप इसको बुला दीजिए कार्बोकेटाइन या इसको विलाइन कॉम्प्लेक्स भी बुलाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके पास अरेनियम आयन बना है, आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा? बेसिकली क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड इधर गया, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आया तो एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगेन ये पाई बॉन्ड इधर गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आया तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। तो इसको बुलाते हैं, इसका नाम याद रखिएगा, अरेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कार्बोकेटन या विलेन कॉम्प्लेक्स इसको बुलाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये जो प्रोटॉन लगा है इस प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और बेसिकली जो आपने न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकाला था, ये न्यूक्लियोफाइल इस H+ को निकाल के बाहर ले जाएगा। ये फास्ट स्टेप होगा और आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब हम सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो H+ को ले जाएगा, ये पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमें बेंजीन का एरोमेटिसिटी अगेन वापस से रीगेन करवाना है।
इसलिए H+ निकाल करके ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिए, तो देखिए बेंजीन वापस से मिल गया और इलेक्ट्रोफाइल इस पे लगा हुआ मिला। ये फास्ट स्टेप होता है। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट की बात करते हैं, रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग। एक बेंजीन रिंग और उसका डेरिवेटिव जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना अच्छा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और न्यूक्लियोफाइल कितना अच्छा होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर कौन सा ग्रुप अटैच है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी रिंग का बढ़ाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। या आप यूं बोल दीजिए कि आपके पास कार्बोकेटाइन बना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में, तो जितना अच्छा ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी कि कार्बोकेटाइन। ठीक है, अच्छा देखिए जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहा था, ये RDS स्टेप था। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाज एन RDS स्टेप। तो जब आप यहाँ पे क्लोरीनेशन या नाइट्रेशन करवाइएगा, जब आप यहाँ पे क्लोरीनेशन या नाइट्रेशन करवाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, और जो ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट है, हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, मतलब जैसे आप बेंजीन ले रहे हैं तो C6H6 लीजिएगा। अच्छा, हाइड्रोजन की जगह पे आइसोटोपिक लीजिए, C6D6 ले लीजिए या C6T6 ले लीजिए। तो अगर आप क्लोरीनेशन या नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो ये आइसोटोपिक इफेक्ट काम नहीं करता है, तो जितना रेट इसका होगा उतना रेट इसका ही होगा, सबका बराबर होगा। लेकिन अगर आप क्या करवा रहे हैं, सल्फोनेशन या आयोडीनेशन करवा रहे हैं, तो सेकेंड स्टेप काम में आता है, और सेकेंड स्टेप RDS बन जाता है सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में, और यहाँ पे काइनेटिक इफेक्ट, आइसोटोपिक काइनेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर हम रेट की बात करते हैं तो C6H6 का रेट ज़्यादा होगा, फिर C6D6 का, और फिर C6T6 का। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। जनरली फर्स्ट स्टेप इज RDS यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। कब? जब क्लोरीनेशन या नाइट्रेशन करवाइएगा। हेंस काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, हेंस रेट ऑफ ESR सबके लिए बराबर होगा, चाहे आप C6H6 ले लीजिए, C6D6 ले लीजिए या C6T6 ले लीजिए। बट फॉर सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन सेकेंड स्टेप यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, वो RDS हो जाता है, हेंस काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, हेंस रेट ऑफ ESR इसका ज़्यादा होगा, इसका, क्योंकि सेकेंड स्टेप सल्फोनेशन है, आयोडीनेशन में RDS क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, और आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन ट्रिटियम में ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर ये RDS स्टेप हो गया, H+ का रिमूवल, D+ का रिमूवल, T+ का रिमूवल, तो सबसे ज़्यादा यहाँ से तो H+ निकल सकता है, इसलिए इसका रेट ज़्यादा होगा। कब? जब आप सल्फोनेशन या आयोडीनेशन करवाते हैं तो H+ का रिमूवल RDS हो जाता है, इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है, इसलिए इसका रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि H+ को निकलना है। सो नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन। बोला है कंपेयर रेट टुवर्ड्स ESR। अच्छा, अगर आपको रेट टुवर्ड्स ESR कंपेयर करना है तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग चेक करना है। जितना रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना अच्छा रेट ऑफ होगा ESR का, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना ज़्यादा होगा उस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रिंग का बढ़ाएगा और ज़्यादा रेट होगा ESR का। उससे पहले मैं आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर आप कुछ ग्रुप का +M इफेक्ट की ऑर्डर की बात करते हैं तो आपको पता है O नेगेटिव का +M इफेक्ट ज़्यादा होगा NH2 से, NH2 का ज़्यादा होगा OH से, और OH का ज़्यादा होगा OR से। ये हम क्या बात कर रहे हैं, +M इफेक्ट की बात करते हैं, +M इफेक्ट। और OR में क्या हो सकता है, OCH3, क्योंकि R के जगह पे हम मिथाइल ले रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, +M का ऑर्डर, ठीक है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बेंजीन पे OH है, बेंजीन पे NH डबल बॉन्ड CH3 है, बेंजीन पे CH3 है, बेंजीन पे क्लोरीन, बेंजीन पे NO2। अब आप चेक करिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट ऑफ ESR बढ़ाएगा।
तो इसमें भी देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, पर इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर डोनेट भी कर रहा है और इधर सिर्फ डोनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ प्लस एम ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इसका रेट सबसे ज्यादा है। फिर इसका, इसमें तो देखिए ये प्लस एच है, ये माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम तो डिक्रीज करेगा, तो सबसे कम इसका, फिर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास फिनॉक्साइड आयन है, बेंजीन पे O नेगेटिव, बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे OH, बेंजीन पे OR, OCH3 को हम OR लिखते हैं। तो अभी मैंने आपको ये ऑर्डर बताया था, ये प्लस एम का ऑर्डर है, और ये अगर प्लस एम का ऑर्डर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट सबसे ज्यादा ये करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये बहुत आसानी से डोनेट हो सकता है। और OH OR में आपको पता है OH का प्लस एम ज्यादा होता है और OR का माइनस एम ज्यादा होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप है CH3, यहाँ पे बेंजीन पे ये और दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे बेंजीन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे ये ग्रुप आपके पास है। तो यहाँ देखिए आपके पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 अल्फा एच होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ 2 अल्फा एच, यहाँ 1 ही अल्फा एच। तो जितना ज्यादा अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा, उतना ज्यादा रेट टुवर्ड्स ESR। और एक तो ये कंपाउंड है D और एक E, D और E में डिफरेंस देखिए, D में यहाँ C डबल बॉन्ड O 2 बार है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है। तो D और E में आप कंपेयर करिएगा तो यहाँ H प्लस इफेक्ट लग रहा है, पर यहाँ तो माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, तो इसका रेट सबसे कम होगा। तो ABC, फिर E, फिर आपके पास D, रेट टुवर्ड्स ESR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पास बेंजीन पे CH3OH, बेंजीन पे CH3OCH3, बेंजीन पे CH3Cl और बेंजीन पे CH3CH3। देखिए C में तो क्लोरीन का बेसिकली माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो सबसे रेट टुवर्ड्स ESR सबसे कम CE का होगा। अब आप चेक करिए A और B और D में, देखिए यहाँ पे A और B में OH का प्लस एम इफेक्ट लगेगा, OCH3 का आपको पता है OH और OR में, यानी कि OH और OCH3 में OH का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो ये रिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ज़्यादा रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा रेट टुवर्ड्स ESR A का होगा, फिर B का, और ये प्लस एच इफेक्ट है तो फिर D का, फिर C का, तो ये रेट होगा।